हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं हमारे आगे की स्टोरी, जिससे हम सीख पाएँ अपने जीवन का अर्थ। स्टार्ट करते हैं। मार पिटाई और अपमान का जहर। बंदी को ज़रा ज़रा सी बातों के बहाने जमकर पीटा जाता था, और कई बार तो उन बेरहम अधिकारियों को बहाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मिसाल के लिए हमारे यहाँ डबल रोटी राशन में मिलती थी, जिसके लिए हम सबको कतार में खड़े होना पड़ता था। एक बार मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति कतार की सिधाई को नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा हटकर खड़ा हो गया, और यूं कतार का टेढ़ा होना एक ऐसे सिपाही को पसंद नहीं आया। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे क्या चल रहा था, और न ही मुझे यह पता था कि एसएस अधिकारी के दिमाग में क्या खुराफात आ गई थी। अचानक मेरे सिर पर दो करारी चोट पड़ी। तभी मैंने पीछे से मुड़कर अपने पास खड़े एसएस अधिकारी को देखा, जो अपने हाथ में एक छड़ी लिए खड़ा था। ऐसे पलों में शारीरिक पीड़ा इतना कष्ट नहीं देती, और यह भाव सजा पाए बच्चों के साथ साथ वयस्कों पर भी लागू होता है। बल्कि इस अन्याय से पैदा होने वाली मानसिक पीड़ा इंसान को बेचैन कर देती है। ऐसी घटना से जुड़ी नाइंसाफी सहन करना मुश्किल हो जाता है, और मन ही मन एक गुस्सा सा सुलगने लगता है। कैसी अजीब बात है कि कई बार अचानक किया गया कोई वार, जो शायद निशाने से भी चूक गया हो, उस तयशुदा हालात में ऐसी चोट दे जाता है जो शायद सही निशाना लगने पर भी महसूस नहीं होती। एक बार मैं बर्फीले तूफान के दौरान रेल की पटरी के पास खड़ा था। हमारे दल को खराब मौसम के बावजूद काम करने को हुक्म मिला था। मैं पटरी के मरम्मत के लिए रेडी पत्थर के टुकड़े डालते हुए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि अपनी देह को गर्माहट देने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। मैं केवल एक पल के लिए अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने के लिए रुक गया, और अपने बेलचे का सहारे लेते हुए उस पर झुक गया। बदकिस्मती से सिपाही भी उसी समय पीछे घूमा, और उसे लगा कि मैं हरामखोरी कर रहा हूँ, काम से जो चूक रहा हूँ। उसने मुझे उस दिन अपने अपमानजनक शब्दों या घूंसों से चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने तो अपनी ओर से एक शब्द तक कहने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपने सामने खड़ी फटेहाल इंसानी आकृति के लिए एक अशब्द तक मुंह से नहीं निकाला, जो शायद अब उसे किसी इंसानी आकृति का एहसास तक नहीं देता होगा। उसने अपनी मौज में वही से एक पत्थर उछालकर मेरी ओर फेंका, मानो वह किसी जानवर के ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा हो, किसी पालतू जानवर को काम पर लगने का संकेत दे रहा हो, या एक ऐसी जीव से पेश आ रहा हो जिसके और आपके बीच इतना सा भी सामान्य संपर्क नहीं होता कि आप उसे कोई सजा दे सकें या कड़े शब्दों में फटकार सकें। मार पिटाई का सबसे पीड़ादायी भाग उससे जुड़ा अपमान ही होता है, जिसे वह बड़ी मुस्तैदी से लागू करते थे। एक बार हमें बर्फीले रास्तों से भरी और लंबी शहतीर ढोकर ले जाने थे। अगर एक भी आदमी का पैर फिसलता तो वह अपने साथ उन सभी बंदियों के लिए भी खतरा बन जाता, जो उसके साथ उसी शहतीर को उठकर चल रहे थे। मेरे एक पुराने दोस्त के कूल्हे में थोड़ी दिक्कत थी। वह खुश था कि उसे अपनी विकलांगता के बावजूद काम करने का मौका मिला हुआ था, क्योंकि अपंग लोगों को तो बंदियों के चुनाव के दौरान ही मौत दे दी गई जाती। वह इतने भारी शहतीर के भार तले दबकर एक ओर लड़कते हुए चल रहा था। तभी ऐसा लगा कि वह गिरने ही वाला है, और उसके साथ ही बाकी सब भी गिरते। मैंने उस समय शहतीर नहीं उठा रखा था, इसलिए मैं बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। ऐसा करने का इनाम में मुझे झट से पीठ पर गहरा वार मिला। कड़े शब्दों में फटकार गया और अपने स्थान पर वापस जाने का आदेश दिया गया। कुछ ही मिनट में पहले मुझे अपना गुस्सा बरसाने वाले वही सिपाही में हमें धिक्कारते हुए ऐसा कहा चुका था कि हम ऐसे सुअर हैं जिन्हें साथियों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता। एक बार की बात बताता हूँ। हम सभी जंगल में थे, और हमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर मिट्टी की ऊपरी परत खोदनी थी, जो बर्फ के साथ जमकर कड़ी हो चुकी थी। वह पानी के पाइप डाले जाते थे
तब तक मैं शारीरिक रूप से बहुत दुबला हो गया था। हमारे साथ लाल टमाटर जैसे गालों वाले फेयरमैन भी आए थे। उसका चेहरा निश्चित रूप से मुझे किसी सुअर के चेहरे से की याद दिलाता था। मैंने देखा कि उसने उस कड़कड़ाती सर्दी में सुंदर गर्म व ऊनी दस्ताने पहन रखे थे। वह कुछ देर तक लगातार मुझे चुपचाप देखता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी होने वाली थी, क्योंकि मेरे आगे मिट्टी का ढेर पड़ा था, जिसे देखकर फौरन अंदाज लगाया जा सकता था कि मैंने तब तक कितनी मिट्टी खोदी थी। और फिर वह बोला, सुअर कहीं के, मैं कब से तुझे देख ही रहा हूँ। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। जरा देख तू कैसा अपने दांतों से यह मिट्टी खोदेगा। तू जानवर की मौत मरेगा। मैं 2 ही दिन में तेरा सफाया करवा दूंगा। लगता है तूने सारी जिंदगी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। तू करता क्या था? खबीस कोई काम धंधा करता था? मैं तो यह सब सुनने के आदि हो चला था, पर जान से मरने की इस धमकी को थोड़ा गंभीरता से लेना जरूरी लगा। इसलिए मैं सीधा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झोंकते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर था, एक विशेषज्ञ। क्या डॉक्टर? शर्त लगा सकता हूं कि तू मरीजों से अच्छे पैसे ऐंठता होगा। मैंने अपना अधिकतर काम बिना पैसों के किया है और क्लिनिकों में गरीबों का मुफ्त इलाज भी किया है। कहने के तो मैं यह कह गया, पर शायद बात हद से पार हो गई थी। वो झट से मुझ पर लपटा और किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए घूंसे और लात बरसाने लगा। अब मैं याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इस दौरान मुझे चिल्लाते हुए क्या कहा था। मैं आपको इस मामूली सी घटना के माध्यम से बताना चाहता था कि कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब नफरत से पैदा हुए गुस्से के कारण खुद को भावहीन समझने वाले बंदी भी भड़क सकता है। यह गुस्सा किसी नाराजगी या चोट के कारण नहीं, बल्कि इससे जुड़े अपमान की वजह से सामने आता है। उस समय अचानक मेरे सिर पर खूनी सवार हो गया था, क्योंकि मेरे सामने बैठा ऐसा आदमी मेरे जीवन को परख रहा था जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे मैं आपके आगे अपने मन की बात रखूंगा। बाद में मैंने अपने साथ काम करने वाले बंदी के सामने इस घटना के बारे में ऐसी बात कही, जिसे कहकर मेरे दिल का उस बच्चे की तरह तसल्ली मिली जो पीठ पीछे दोस्त की बुराई करके अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। यह आदमी कितना वाहियात और बेरहम दिखता है। अगर मेरे अस्पताल की बाहरी रोगियों को संभालने वाली नर्स इसे देख लेती तो वह इसे प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की इजाजत तक नहीं देती। कापो की मेहरबानी। खुशकिस्मती से मेरे दल का कापोस यानी प्रमुख अधिकारी मेरे लिए थोड़ा नरम रवैया रखने लगा। वह कुछ हद तक मुझे पसंद भी करने लगा था, क्योंकि मैं उसके प्रेम कहानियां और विवाह के विज्ञापनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में सुनता था, जो वो काम पर पैदल चले जाते समय मुझे अक्सर सुनाया जाता था। मैं अपनी जांच पड़ताल और मनोवैज्ञानिक सलाह से उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए उस पर अपना प्रभाव जमा लिया था। इसके बाद वह मेरा आभारी हो गया था, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। पहले भी कई अवसरों पर वह मेरे लिए हमारी टुकड़ी की पहली 5 पंक्तियों में से एक में अपने साथ मेरे लिए स्थान आरक्षित रख चुका था। इसमें करीब 280 लोग होते थे। उसका ऐसा करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। हम सबको अंधेरे में ही उठकर उन पंक्तियों का हिस्सा बनना होता था। सभी इस बात से डरते थे कि कहीं देर ना हो जाए, वरना उन्हें पिछली कतारों में भेज दिया जाएगा। दरअसल जब भी किसी भी बेकार और फालतू के कामों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती, तो वरिष्ठ कांपो सामने आता और उस काम के लिए पिछली कतारों में से खड़े बंदियों को चुनता। इन लोगों की किसी अनजान जगह पर अनजान पहरेदारों की नेतृत्व में अटपटे कामों के लिए भेज दिया जाता था। अक्सर ये काम काफ़ी जोखिम भरे होते थे। कभी कभी वरिष्ठ कापो पहली 5 पंक्तियों में से भी किसी एक व्यक्ति को चुनने लगता था, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चालाक दिखाने की कोशिश में होता। किसी भी तरह के विरोध को मारपीट कर तुरंत दबा दिया जाता था और चुने गए लोगों को चीख चिल्लाहट व घूसों के बीच वह से खदेड़ कर ले जाया था। हालांकि जब तक हमारे कापों को अपने दिल की बात सुनाने के लिए किसी साथी की जरूरत थी,
तब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे लिए निश्चित रूप से उसके पास एक सम्मानजनक स्थान सलामत रहता था, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी मिलते थे। लगभग सभी शिविरवासियों के लिए तरह मैं एडिम यानी शरीर में सूजन रोग से ग्रस्त था। मेरी टांगें इतनी सूजी हुई थी और उनके ऊपर चमड़ी में इतना खिंचाव था कि मैं अपने घुटने तक नहीं मोड़ सकता था। मुझे अपने जूतों को फीते खोल कर रखने पड़ते थे ताकि मेरे सूजे हुए पैर उनके भीतर आ सके। अगर मेरे पास जुराबें होती भी तो मैं उन्हें पहनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह मेरे अधखुले नंगे पैर हमेशा गीले रहते और मेरे जूतों में बर्फ भरी रहती। पैरों में शीत दंश और बीवाइयों के मारे हालत पस्त थी। एक एक कदम जमीन पर रखना यूं लगता मानो कहीं भारी जुर्म किया जा रहा हो। जब हम बर्फ से भरे खेतों से होकर निकलते तो हमारे जूते पर बर्फ जमा हो जाती। लोग चलते समय बार बार फिसलते और उनके पीछे चिल्लाने वाले भी उन पर धड़ाधड़ गिरते चले जाते। तभी कोई सिपाही आगे आता और उन आदमियों पर बंदूक की कुंदे बरसाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता ताकि रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। आप कारवां के जितने अगले हिस्से में होते, आपके लिए यह सज़ा उतनी ही कम होती कि किसी के गिरने से आपको भी गिरना पड़ेगा और फिर कोड़ों को भी मार सहते हुए अपने दुखते पैरों से भाग भाग कर आगे निकल गए लोगों से कदमताल करना होगा। चिकित्सक के रूप में आदरणीय कापो ने नियुक्त पाकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह मैं पहली पंक्ति में सामान्य चाल रखते हुए चल सकता था। जब लंच के दौरान हमें कार्यरत पर सूप परोस दिया जाता था, मेरी बारी आने पर वहाँ मेरी सेवाओं की अतिरिक्त भुगतान के तौर पर सूप के चमचे को बर्तन में गहराई तक ले जाकर सूप परोसता, ताकि मेरे कटोरे में थोड़ी गाढ़े सूप की साथ मटर के दाने भी आ सके। इस तरह मैं केवल पानी वाला सूप पीने से बच जाता। ये कापो एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी था। मैंने जिस फोरमैन से झगड़ा किया था उससे तो कापो ने यह तक कह दिया था कि मैं एक अच्छा हुनरमंद मजदूर था। हालांकि इससे उस मामले में कोई मदद नहीं मिली, पर वह इसके बावजूद मेरी जान बचाने में सफल रहा। उस फोरमैन के साथ हुई झड़प के अगले दिन वह मुझे दूसरे कार्य दल में काम करने के लिए खींच ले गया। ऐसे कई अवसर आए जब मेरी जान पर बन आई, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे बचा ली। दोस्तों, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे आगे कहानी और समझते रहिए कैसे इन परिस्थितियों में, इन झड़प में, इन स्ट्रगल में लाइफ को कैसे निकाला जाता है और लाइफ का अर्थ कैसे निकालेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।